वेलकम बैक एवरीबॉडी। रमज़ान मुबारक सबको। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुहैब जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के ट्रेनी हैं यहाँ पे यूके में। आज हम इनसे जानेंगे कि रमज़ान में सहरी के टाइम और अफ्तारी के टाइम मैदे के बहुत बड़े मसाइल होते हैं, बल्कि पूरे रमज़ान में थ्रू आउट बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पुराने मैदे के मसले जाग जाते हैं। तो सहरी के टाइम ये मसला क्यों होता है, स्पेशली जब आप सहरी कर लेते हैं उसके बाद सुबह उठते हुए, और फिर अफ्तारी के टाइम क्यों होता है। पहले हमें ये बताएं डॉक्टर साहब कि सुबह सहरी के वक्त जब आप सहरी करते हैं उसके बाद थोड़ी देर अक्सर लोग सो जाते हैं बाद में नमाज़ पढ़ के, तो उसके बाद जब उठते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ा शदीद किस्म का गर्ड होता है, सीने में ऐसे तेज़ाबियत सी हो रही होती है। तो उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह ये होती है कि जो डाइट हमने इस्तेमाल की होती है सहरी टाइम, जो चीज़ें हमने खाई होती हैं वो सारी गर्ड कॉजिंग होती हैं, और उसके फ़ौरन बाद मोस्ट ऑफ़ द टाइम जिनमें क्या आ जाता है, जिनमें आ जाता है तली हुई चीज़ें अक्सर लोग खाते हैं, पराठा खा लेते हैं, ठीक है, और फ़ौरन खाना खाने के बाद सो जाते हैं, लेट जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली मैं इधर खड़ा हूँ तो क्या है कि स्टमक नीचे है, उसके ऊपर फूड पाइप आ रहा है ये वाला, ठीक है, तो क्या होता है कि नीचे से अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर नहीं आती चीज़ें, ठीक है। जब आप लेट जाते हो तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, स्टमक और आपका फूड पाइप एक लेवल पे आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो तेज़ाब बन रहा होता है स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर, वो बड़ी आसानी से फूड पाइप के अंदर आता है और फिर गले में आ जाता है। अक्सर लोगों को खुश्क खांसी लग जाती है और सुबह उठते हैं कहते हैं मुंह का टेस्ट चेंज हुआ होता है, ठीक है। तो ये सारे इसी वजह से होता है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि जितने भी तेज़ाबियत के रिस्क फैक्टर्स हैं, ज़्यादा खाना खाना, तली हुई चीज़ें या ऑयली फूड इस्तेमाल करना, और खाना खाने के बाद लेट जाना और ओवर ईटिंग करना, ये सारी चीज़ें हम सहरी में करते हैं क्योंकि रोज़ा रखना होता है, मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से फिर तेज़ाबियत ज़्यादा होती है। तो अब डॉक्टर साहब ये बताएं कि इससे अगर हमने बचना हो तो कैसे बच सकते हैं? रोज़ा भी रखना है हमने, तो जो फैक्टर्स आपने बताए हैं सारे उनको मिनिमाइज़ करें, उन पे वर्क करना है आपने। अच्छा, ठीक है। ठीक है। जैसे ओवर ईटिंग है तो ओवर ईटिंग पे आप थोड़ा सा काबू कर सकते हैं। अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा खाओगे तो आपको बहुत देर तक भूख जो है वो नहीं लगेगी, जबकि आपको पता है कि ऐसा नहीं होता। आप जितना मर्ज़ी खा लें, स्टमक के अंदर से बहुत जल्दी चीज़ें, स्टमक अपने आप को एम्प्टी कर देता है विद इन 1 to 2 आवर्स। अच्छा, आपने जितना मर्जी खाया हो वो विद इन 1 to 2 आवर्स एम्प्टी उसने अपने आप को कर देना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अंतों में चलेगी। आप, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। तो आप आराम से जितना आप खा सकते हैं, नॉर्मली खाते हैं, आप उतना खाएं, बल्कि थोड़ी भूख रख के खाएं। अच्छा। और पानी का क्या चक्कर है? इसका मतलब फिर पानी भी नहीं पीना चाहिए हमें इतना ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा? पानी का भी ऐसे ही होता है कि पानी हम ये समझते हैं कि हम अगर 10-12 गिलास पी लेंगे बड़ी जल्दी तो वो हमारी देर तक जो है ना प्यास नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा। पानी भी बड़ी जल्दी जो है ना आपकी बॉडी रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है जैसे ही आप पानी पीते हो। अच्छा। हाँ, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है कि आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको जो है प्यास नहीं लगेगी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो तेज़ाबियत ना करें। पराठा ठीक है, अगर आपने खाना है तो एटलीस्ट कुछ रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं आप। कुछ रिस्क फैक्टर्स से मुराद ये है कि आप एटलीस्ट अगर नमाज़ पढ़ते हैं उसके फ़ौरन बाद आप लेटें ना, सोएं ना एकदम से, ठीक है। थोड़ा टाइम दें अपने मैदे से, चीज़ें आंतों की तरफ जब जाना शुरू हों, घंटा एक तक होना शुरू हो जाता है काम, तो उसके बाद आप लेटें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो नींद पूरी करें। तो ये कुछ चीज़ें। अच्छा, आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि जब हम अफ्तारी करते हैं तो अफ्तारी टाइम पे भी बिल्कुल इसी तरह का एक मामला पेश आता है कि पहले तो भूख की वजह से, प्यास की वजह से आपका कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, उठने का दिल नहीं, लेथार्जी हुई होती है। लेकिन जब आप अफ्तारी कर लेते हैं उसके बाद एक और स्टेट आती है जिसमें आपको ऐसे लगता है जैसे आपके जिस्म में जान ख़त्म हो गई है, अब आप चल फिर नहीं सकते, लेट जाते हैं बहुत सारे लोग। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी सबसे मेन वजह ये होती है कि जब आप खाना खाते हो, अब एक आपका मैदा पूरा दिन जो है वो खाली रहा, आपने एकदम से डंप की एवरीथिंग, इंक्लूडिंग 4-5 गिलास 8 गिलास पानी के, मीठे पानी के, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो फ़ौरन उनका शिफ्टिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं नमकियात जो होते हैं आपके जिस्म के अंदर, उनकी शिफ्टिंग होती है ऊपर नीचे, ठीक है। दूसरा, जब आप बहुत ज़्यादा खाना जाता है स्टमक के अंदर तो क्या होता है, स्टमक और आंतें जो होती हैं उनको पता चलता है कि अब हमने कोई, ये यूसुफ साहब है मेरा बेटा है,
और इसका रोज़ा नहीं है, ये इसलिए ऐसे कर रहा है। तो स्टमक के अंदर जो होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है। सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड जो होता है वो कम हो जाता है, फिर आप सुस्ती फील करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आंतों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड चाहिए, मैदे को ब्लड चाहिए ताकि वो अब्जॉर्ब करे। जो चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं वो तो सारी ब्लड के थ्रू जाती है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं। इस वजह से आप स्लो और ऐसे फील करते हो कि आप बहुत, अक्सर लोगों को ठंड लगना शुरू हो जाती है, वो भी इसी वजह से लगती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इससे बचने के लिए हमें कोई तरीका बता दें, क्योंकि अब अफ्तारी भी तो करनी है और भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, पानी की कमी हुई होती है, तो ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए जिससे हम इस चीज़ से बच सकें? मॉडरेशन में पिएं, मॉडरेशन में खाएं, ठीक है। आप है। जैसे अक्सर लोग, बहुत बल्कि काफ़ी ज़्यादा लोग, और करना भी ऐसे ही चाहिए, आप अपना रोज़ा इफ्तार करें, फ्रूट्स खाएं, ठीक है। डेट ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। खजूर जो होती है उससे रोज़ा इफ्तार करें, फ्रूट्स खाएं, थोड़ी बहुत नमाज़ पढ़ें जाके मगरिब की। उसमें क्या होता है कि आपके स्टमक को आइडिया हो जाता है कि अब ओपन स्टार्ट हो गया है काम, रोटी खुल गई है, ठीक है। रोटी खुल गई है, उसके बाद क्या था, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, स्लोली एंड स्टडीली नमाज पढ़ के आए, आके वापस आके खाना खाएं, फिर अगेन भूख रख के खाएं, और पानी एकदम ना पिएं, बल्कि जब अगर आप खाना खा रहे हैं तो स्टार्टिंग में 1 गिलास पी लें, एंड पे, या एंड पे वैसे कहते हैं नहीं पीना चाहिए, दरमियान में पानी का 1 गिलास पी लें आप पानी, ठीक है। और कोशिश करें कि ठंडा पानी जो है वो नहीं पीना आपने, बर्फ़ वाला पानी नहीं पीना आपने, ठीक है। मीठे का भी मैं रेकमेंड नहीं करता कि आपने शुगर वाला वाटर जो है वो आपने पीना है, जैसे लीमू पानी है, बड़ा लोग पसंद करते हैं लीमू पानी, टैंग, इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये अच्छा नहीं होता। हाँ, मतलब लीमू, जो असल लीमू है वो आप पानी में मिक्स करके वो आप पी सकते हैं, चीनी आप थोड़ी सी डाल लें, या अगर आपको शुगर या मोटापा है, आपका नहीं दिल करता ना डालें, वो ठीक है। लेकिन जो लीमू पानी और इस तरह के, मतलब जो आर्टिफिशियली वो जो बनाए हुए होते हैं, वो चीज़ें आप इस्तेमाल करने से गुरेज करें। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? बस सिंपल कि डाइट बहुत सिंपल है, डाइट इज़ वेरी सिंपल, लेकिन हम लोगों ने इसे बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेट। अब अगर पकोड़े समोसे नहीं भी खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिंपल डाइट रखें, सिंपल चीज़ें, ओवर कुक ना करें, ऑयल के अंदर ना डालें, सिंपल फूड खाएं, आपको इतना यकीन जाने आप ज़िंदगी को ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बताएं कि लोग कहते हैं पकोड़े समोसे नहीं खाने चाहिए, फिर कहते हैं पराठा नहीं खाना चाहिए, जहर है आपके जिस्म के लिए, तो क्या वाकई में इस तरह होता है कि मतलब आपको बिल्कुल ये चीज़ें मना है, आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? मसला तब नहीं होता कि जब आप पकोड़े समोसे खाते हो, मसला तब होता है मेन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो। अगर आपने पकोड़ा समोसा ट्राई करना है, एक आध खा लें आप, इट्स ओके, ठीक है। टेस्ट आपने चेंज करना है, हर बंदे का दिल करता है, ठीक है। थोड़ा बहुत खा ली, लेकिन जब आप खाना शुरू करते हो तो फिर आप इधर उधर नहीं देखते, फिर बस फोकस करते हैं फूड पे, पकोड़े समोसे पे, तो फिर मसला होता है। तो मॉडरेशन के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं तो इट डजंट मैटर। ठीक होगा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर।